हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्रैब साइकिल के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने देखा कि सेलुलर रेस्पिरेशन के 3 मेन स्टेप्स होते हैं, जिसके अंदर जो पहला स्टेप था ग्लाइकोलाइसिस, उसको हमने डिटेल में समझा था और ये देखा था कि उसके अंदर कैसे 2 एटीपी सिंथेसिस होती है। और आज हम देखेंगे जो दूसरा स्टेप है सेलुलर रेस्पिरेशन का क्रैब साइकिल, उसके अंदर किस तरह से एटीपी सिंथेसिस होती है। तो हमने ये देखा कि जो ग्लाइकोलाइसिस है वो सेल की जो साइटोप्लाज्म होती है उसके अंदर ये प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस का। लेकिन जो ये क्रैब साइकिल है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स होता है तो उसके अंदर ये क्रैब साइकिल होती है। तो हम जानते हैं कि जब साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस हो रहा था तो वो कोई भी सेल में हो सकता है, लेकिन जो ये क्रैब साइकिल का जो प्रोसेस है वो सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन की हम यहाँ बात कर रहे हैं। एरोबिक को हमने जाना था कि जहाँ पे ऑक्सीजन भी प्रेजेंट हो और जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट हो तभी एरोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है। तो हम यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, इसके अंदर ही क्रैब साइकिल होता है। नाउ अब क्रैब साइकिल जो है दूसरा स्टेप सेलुलर रेस्पिरेशन का, उसको हम डिटेल में समझेंगे। तो सेकेंड स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन है क्रैब साइकिल। तो क्रैब साइकिल को नाम दिया था, मतलब साइंटिस्ट जो थे उनके नाम से इसको क्रैब साइकिल रखा गया है। और इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि क्रैब साइकिल के अंदर जो ये सिट्रेट बनता है उसके अंदर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होते हैं, इसलिए इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। और इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि सिट्रेट जो होता है क्रैब साइकिल में उसे सिट्रिक एसिड भी कहते हैं, इसलिए इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। नाउ हमने ये देखा था कि जो ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज जो था जब हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था तो ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है और ये 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो 2 पायरुविक एसिड है वो 3 कार्बन के 2 ग्रुप होते हैं, 2 मॉलिक्यूल है, तो 2 पायरुविक एसिड यहाँ पे 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमने ग्लाइकोलाइसिस में समझा था। और ये जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है वो होता है साइटोप्लाज्म में। नाउ 2 पायरुविक एसिड जो है, अब क्या होगा कि जो 2 पायरुविक एसिड है वो 2 एसिटिल को एंजाइम में कन्वर्ट होगा। तो जब भी एक क्रैब साइकिल होती है ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। तो क्रैब साइकिल में जाने से पहले जो पायरुविक एसिड है वो पहले कन्वर्ट होता है 2 एसिटिल को एंजाइम में, उसके बाद ही वो क्रैब साइकिल में पार्ट लेता है। तो ये कन्वर्ट जो होता है तो उसे कहते हैं लिंक्ड रिएक्शन। लिंक्ड रिएक्शन इसलिए क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब साइकिल को लिंक्ड कर रहा है, इसलिए ये पहले ये रिएक्शन होती है। पहले 2 पायरुविक एसिड अभी 2 एसिटिल को एंजाइम में कन्वर्ट होगा, तो ये जो ये रिएक्शन होगी उसके बाद ही ये पार्ट ले पाएगा क्रैब साइकिल में, तो ये लिंक्ड रिएक्शन है। ना जो 2 पायरुविक एसिड है ये 3 कार्बन के होते हैं मॉलिक्यूल, तब क्या होता है जब ये 2 एसिटिल को एंजाइम में कन्वर्ट होगा तो ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या होता है कि एक कार्बन मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, तो ये CO2 की फॉर्म में, मतलब जो वेस्टेज होता है, वेस्ट प्रोडक्ट जैसा हम जानते हैं, तो ये जो CO2 है ये बाहर निकल जाएगा। तो हम जानते हैं अभी 2 पायरुविक एसिड है तो 2 ही CO2 निकलेंगे और 2 ही एसिटिल कोएंजाइम बनेंगे। नाउ जब ये CO2 बाहर निकलता है, कार्बन बाहर निकलता है, तो क्या होता है एनर्जी रिलीज होती है। तो जो ये एनर्जी रिलीज होगी उससे क्या होगा, जो एनर्जी है मतलब इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में रिलीज होती है, तो हाइड्रोजन रिलीज होता है यहाँ से। तो क्या होता है जो NAD होता है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है NAD, वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेता है और ये 2 NADH बना लेता है। तो 2 पायरुविक एसिड से एनर्जी रिलीज होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, तो ये 2 NAD यहाँ के 2 NADH बना लेते हैं। और जब ये प्रोसेस होती है तो क्या होता है कोएंजाइम यहाँ पे ऐड होता है, तो इसलिए ये 2
कोएंजाइम बन जाता है। नाउ अब ये 2 एसिटिल कोएंजाइम बन चुका है, लिंक्ड रिएक्शन हो चुकी है। अब ये क्रेब्स साइकिल के प्रोसेस में यहाँ पे परफॉर्म करेगा। अब ये इसमें पार्ट बनेगा। तो क्या होता है, जो मैट्रिक्स के अंदर ये फंक्शन होता है, क्रेब्स साइकिल होती है, प्रोसेस होता है। तो क्या होता है, मैट्रिक्स के अंदर ऑक्जेलो एसीटेट पहले से ही तैयार होता है। मतलब ऑक्जेलो एसीटेट जो है वो 4 कार्बन मॉलिक्यूल है और ये पहले से ही मैट्रिक्स में तैयार होता है कि कोई कोएंजाइम आके इससे अटैच्ड हो। तो ऑक्जेलो एसीटेट यहाँ पे मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, 4 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब जो वो एसिटिल कोएंजाइम बन चुका है वो इसके साथ आके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ऑक्जेलो एसीटेट के साथ कोएंजाइम आके यहाँ पे ऐड हो जाता है और ऐड होने के बाद क्या होता है कि सिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम देखते हैं ये 4 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल है और ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। सिट्रेट में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये CO2 यहाँ पे पहले एंटर होता है, सिट्रेट में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे कोएंजाइम A यहाँ से रिलीज हो जाता है। नाउ अब क्या होता है, जो सिट्रेट है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, वो अभी कन्वर्ट होगा आइसोसिट्रेट में। तो आइसोसिट्रेट और सिट्रेट जो है वो एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। मतलब कि इनका केमिकल फॉर्मूला सेम है बट इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। अब आइसोसिट्रेट, अभी आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो चुका है तो ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है अभी। अब क्या होगा, आइसोसिट्रेट अभी अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट होगा। तो जो अल्फा कीटोग्लूटरेट है वो 5 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो जब यहाँ से एक कार्बन मॉलिक्यूल चला जाएगा तो ये CO2 यहाँ से बन जाएगा, CO2 यहाँ से रिलीज हो जाएगा। और यहाँ से जब CO2 रिलीज हो गई, कार्बन जाएगा यहाँ से, तो एनर्जी बनेगी, एनर्जी रिलीज होगी तो इलेक्ट्रॉन बनेगा। तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन उस इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में यहाँ से रिलीज होता है। तो फिर जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है NAD, वो फिर से एक हाइड्रोजन को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता है और NADH बना लेता है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन हो गया NADH का और यहाँ से CO2 यहाँ से रिलीज हो गया। नाउ ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल 5 कार्बन मॉलिक्यूल बन चुका है अल्फा कीटोग्लूटरेट। अब क्या होगा, अल्फा कीटोग्लूटरेट आगे वापस सक्सिनेल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा। तो ये 5 कार्बन मॉलिक्यूल अब 4 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा। तब क्या होगा, वापस यहाँ से CO2 रिलीज हो जाएगा और जब यहाँ से CO2 रिलीज होगा तो यहाँ से नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो यहाँ से रिलीज होगी। तो जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन वो यहाँ से रिलीज होगा और फिर से यहाँ पे NAD उस हाइड्रोजन को के साथ अटैच होकर NADH बना लेगा। तो फिर से यहाँ पे NADH का प्रोडक्शन हो जाएगा और CO2 यहाँ से रिलीज हो जाएगा। और क्या होता है, जब ये सक्सिनिल क्या होता है, यहाँ पे कोएंजाइम आ जाता है तो यहाँ पे कोएंजाइम आके ऐड हो जाता है, इसलिए ये सक्सिनिल कोएंजाइम बन जाता है और ये 4 कार्बन मॉलिक्यूल है। नाउ सक्सिनिल कोएंजाइम बन गया, अब ये आगे सक्सिनेट में कन्वर्ट होगा। तो जब सक्सिनिल कोएंजाइम सक्सिनेट में कन्वर्ट होगा तो जो कोएंजाइम है वो यहाँ से वापस रिलीज हो जाएगा। अभी रिलीज हो गया तो क्या होता है, जब ये रिलीज होगा तो एनर्जी लगती है। तो यहाँ से कुछ एनर्जी लगेगी तो क्या करेगा, अब वो यूटिलाइज करेगा। तो जो एनर्जी यूटिलाइज करने के लिए क्या करेगा, तो एक फॉस्फेट को क्या करेगा, जो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है उसके साथ ये ऐड कर देगा। तो इस तरह से जब ये एनर्जी रिलीज होती है तो उसको यूटिलाइज करके ADP के साथ एक फॉस्फेट को ऐड कर देगा, जिससे क्या होता है एक ATP यहाँ पे बन जाता है। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यहाँ पे एक बन जाता है। तो एक एडिनोसिन एक ATP यहाँ पे बन गया है। नाउ अब यहाँ पे सक्सिनेट बन गया। अब क्या होता है, सक्सिनेट आगे कन्वर्ट होगा फ्यूमरेट में। फ्यूमरेट में जब ये कन्वर्ट होता है फिर से यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। तब ये क्या होता है, जो FAD है वो भी एक दूसरे टाइप का एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। तो वो क्या करता है, यहाँ से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो FAD कन्वर्ट हो जाता है FADH2 में। ये FADH2 में कन्वर्ट हो गया। नाउ अब फ्यूमरेट जो है, फ्यूमरेट आगे कन्वर्ट होगा मैलेट में। तो ये मैलेट में कैसे कन्वर्ट होता है, तो फ्यूमरेट क्या करता है,
यहाँ पे वाटर या H2O का एडिशन होता है, फ्यूमरेट के साथ H2O का एडिशन होगा, उसके बाद ये मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब मैलेट में कन्वर्ट हो गया, अब क्या होगा, ये मैलेट जो है वो ऑक्जेलो एसीटेट में आगे कन्वर्ट हो जाता है। तो जो मैलेट है वो जब ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा तो फिर से एनर्जी रिलीज होगी, फिर से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, फिर क्या करेगा NADH फिर से उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और यहाँ पे NADH का फॉर्मेशन कर देगा। तो यहाँ पे फिर से NADH का प्रोडक्शन हो गया ना, ऑक्जेलो एसीटेट फिर से यहाँ पे बन गया है। अब फिर से कोई नया कोएंजाइम आएगा, उसके साथ ऐड करेगा, फिर से ये साइकिल रिपीट होगी। अब क्या करते हैं, अब देखते हैं कि जो हमने देखा कि जो एसिटिल कोएंजाइम है वहाँ पे हमने सिर्फ एक ही अभी तक कोएंजाइम यूज में लिया है। अब क्या होता है कि यहाँ पे हमने देखा 2 एसिटिल कोएंजाइम बने थे, तो अभी तक तो एक साइकिल हुई थी, तो फिर से क्या होगा कि यहाँ पे 2 बने थे, तो ये वापस से रिपीट होती है ये साइकिल। तो एक बार होने के बाद ये फिर से रिपीट होती है साइकिल, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्वाइस लिखा है क्योंकि ये फिर से रिपीट होगी ये साइकिल। तो क्या होगा हम जानेंगे, ये रिपीट इसलिए होती है, हमने देखा था कि जो ग्लूकोज है उसमें 6 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं। तो हम जानते हैं यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला वो 2 निकले, तो यहाँ पे 2 CO2 हो गए, तो 2 कार्बन के मॉलिक्यूल यहाँ हो गए। और जो पहली साइकिल थी उसके अंदर एक CO2 यहाँ बनता है, एक CO2 यहाँ पे रिलीज होता है, तो 2 वहाँ पे, ये 3 और 4, तो अभी तक 4 कार्बन ही रिलीज हुए हैं। तो ग्लूकोज में 6 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं। तब अगर ये जब वापस से ये साइकिल रिपीट होती है तो उसमें फिर से एक CO2 यहाँ पे निकलता है और एक यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 5 और ये 6 हो जाता है। तो एक बार हम देखते हैं जब ये साइकिल रिपीट होगी तो उसमें क्या होता है, साइकिल रिपीट होने के बाद फिर से हम देखेंगे कि फिर से रिपीट होगा। तो जो NADH है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये डबल बन जाता है, CO2 भी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये NADH को 2 से, जो भी रिलीज हुआ है, जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसको एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक बार हम देखते हैं ये ATP है वो भी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि जो लिंक्ड रिएक्शन है उसके अंदर 2 CO2 बने हैं और 2 NADH बना है, तो ये था लिंक्ड रिएक्शन। अब जो क्रेब्स साइकिल है उसके अंदर जब ये फिर से रिपीट होती है तो यहाँ पे देखते हैं NADH है वो 2 NADH हो गया, तो NADH को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे NADH 1, यहाँ पे 4 एंड 5 6, तो यहाँ पे 6 NADH बन गया, 6 NADH। और यहाँ पे बनता है FADH2 है वो 2 बन जाता है, तो 2 FADH2। और यहाँ पे जो CO2 है वो यहाँ पे 2 CO2 रिलीज होता है और यहाँ पे 2 CO2, तो ये टोटल 4 CO2 हो गया, तो 4 CO2 यहाँ से रिलीज होता है। और जो ATP है तो ATP पहली साइकिल में एक ATP बना था, तो जब ये फिर से रिपीट होती है तो यहाँ से 2 ATP सिंथेसाइज होते हैं, तो ये 2 ATP, तो ये होगी क्रेब्स साइकिल। हमने जब ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था तो उसमें देखा था कि 2 ATP वहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं। अभी क्रेब्स साइकिल में हमने देखा कि 2 ATP यहाँ पे सिंथेसिस होते हैं, लेकिन जो ऑक्सीडेशन फॉस्फोरिलेशन है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है उसके अंदर हाई अमाउंट में एनर्जी सिंथेसिस होती है, ATP सिंथेसिस होती है, तो उसको हम आगे डिटेल में समझेंगे। सेलुलर रेस्पिरेशन के 3 स्टेप होते हैं जिसमें से हमने 2 अभी तक स्टेप कंप्लीट किए हैं। तो पहला स्टेप जो था वो था ग्लाइकोलाइसिस, उसमें हमने देखा कि 2 ATP उसमें सिंथेसिस होते हैं। और जो ये क्रेब्स साइकिल है दूसरा स्टेप, उसमें भी 2 ATP सिंथेसिस होते हैं। तो जो तीसरा स्टेप होता है वो होता है ऑक्सीडेशन फॉस्फोरिलेशन। उसके अंदर जो 2 प्रोसेस होते हैं, तो पहला प्रोसेस होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसमें हाई अमाउंट में एनर्जी बनती है,
और जो दूसरा प्रोसेस है वो होता है कीमियोस्मोसिस, उसमें भी कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। तो ऑक्सीडेशन फॉस्फोरिलेशन में सबसे ज़्यादा काम इसमें NADH और FADH का होता है, इनकी हेल्प से एनर्जी बनती है। तो उसको हम आगे डिटेल में अगली वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो को आगे देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।